Okay. Good morning, dear students. Welcome to the class. And today we will start our new chapter. That is chapter number 2, structure of atom. हमें इसमें पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट मॉडल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्वांटम नंबर्स, कैसे हम एटम की डिस्कवरी तक पहुंचे, उस सब की डिटेल्स पढ़नी है. तो सबसे पहले जब हमारे एटम की डिस्कवरी के बारे में काम शुरू हुआ, 18th सेंचुरी की बात कर रही हूं मैं. इन द 18th सेंचुरी कन्नड़ ने क्या कहा था, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. सबसे पहले हम क्या कहते थे, जो पूरा यूनिवर्स है या जो पूरा मैटर है, दैट इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. उसके बाद लेटर ऑन नियर अबाउट 1808 में एटॉमिक थ्योरी आई, जो कि लगभग नियर अबाउट 80 to 100 ईयर्स तक वैलिड रही, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो. फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज एटम. इसने क्या कहा कि जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है पूरे यूनिवर्स का, वो क्या है? एटम. जबकि आज आप जानते हो ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन 18th सेंचुरी में इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि सबसे पहला एटम के ऊपर काम करने वाले, जो थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट था, वो कौन था? डाल्टन. व्हाट ही सेड, द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज एटम, जो कि ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट. सेकंड, ही सेड एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी, एटम को बना सकते हैं ना हम तोड़ सकते हैं. नेक्स्ट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज. अगर हम सेम एलिमेंट ले रहे हैं, मान लो मैं हाइड्रोजन के एटम ले रही हूँ, तो वो हर जगह से सेम होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, वो सब क्या होगा? सेम. लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी गलत निकला, क्योंकि आप लोग आइसोटोप्स के बारे में पढ़ चुके हो. आइसोटोप्स क्या होता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम. अब देखिए, इन तीनों का एटॉमिक मास बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत हो गया. ऑलमोस्ट डाल्टन्स के सारे कॉन्सेप्ट ही गलत हुए, लेकिन फिर भी उस सेंचुरी में इस थ्योरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. नेक्स्ट, ही सेड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी गलत निकला. इसके बाद आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट आया, विच व्हाट ही सेड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. अब जब एटॉमिक नंबर अलग हो गया, तो एटम डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उनकी प्रॉपर्टी सेम पाई गई. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, वो पूरी तरीके से गलत हुई, उसके सब पॉइंट्स फेल हुए. स्टिल इस थ्योरी ने नियर अबाउट 18th सेंचुरी में बहुत ज्यादा इसे इंपॉर्टेंस दी जाती थी. उसके बाद क्या हुआ बच्चों? ऐसा नहीं होता कि ये एक्सपेरिमेंट, आज ये एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, आज खत्म हुआ, 5 मिनट के बाद नई थ्योरी जनरेट होगी. नहीं, किसी भी चीज के कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए सालों डिफरेंट साइंटिस्ट को काम करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट्स जनरेट होते हैं. और बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग काम कर रहे होते हैं. जैसे अब मैं आपको जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बताने जा रही हूँ, दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, which leads to the discovery of fundamental particles. The first breakthrough come when these fundamental particles are discovered. अब fundamental particles क्या होते हैं? That is your सब एटॉमिक पार्टिकल्स. मतलब एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम देते हैं. लेकिन डाल्टन्स को ये बात नहीं पता थी. तो जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो कि जे थॉमसन ने कंक्लूड किया, जो कि जे थॉमसन ने कंडक्ट किया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो क्या उससे किसकी डिस्कवरी हुई? हमारे फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन.
इसने कैथोड रेज पे काम किया था। अब ऐसा नहीं कि ये काम सिर्फ जे थॉमसन ने किया था, इसके पैरेलल फेराडेज भी यही सेम काम कर रहा था। जो फेराडेज लॉज पढ़ोगे उसके कंक्लूजन भी इससे मिलते जुलते थे, तो पैरेलल वो भी ऐसा ही काम कर रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको ये डिस्चार्ज ट्यूब बता रही हूँ, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ध्यान से समझना बच्चों। ये जो आपको ट्यूब सी नजर आ रही है, दिस इज ग्लास ट्यूब, जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। इसमें इसने दो इलेक्ट्रोड्स लिए। दिस इलेक्ट्रोड इज ऑफ नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज कैथोड, एंड दिस इलेक्ट्रोड इज ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज एनोड। इसके अंदर हमने एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। वैक्यूम पंप क्या क्या काम होता है, इसके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बिल्कुल भी एयर ना प्रेजेंट हो, या बहुत 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 लिटिल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट हो, हमने लगभग यहाँ पे वैक्यूम की कंडीशंस क्रिएट करी है, बट नॉट 100%। अगर बिल्कुल वैक्यूम आ गया तो ये ट्रेवल ही नहीं करेगी लाइट, मतलब बहुत ज्यादा इस अंदर की एयर को बाहर निकाल लिया। दूसरा, ताकि यहाँ पर जो हम एयर का प्रेशर जो हो वो बिल्कुल लो हो, कितना हो, 10⁻³ mm of Hg, जो ये inside the pressure of the discharge tube should be very less। उसके बाद क्या हुआ, हमने इन दो इलेक्ट्रोड्स को इंडक्शन कॉइल जो कि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, नियर अबाउट 10,000 वोल्ट। फिर हमने एनोड की तरफ यहाँ एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई है, ताकि अगर ये जो रेज यहाँ से निकले उन्हें हम डिटेक्ट कर सके, जैसी स्क्रीन आपकी टेलीविजन स्क्रीन में होती है, जिसके कारण आप लोग मूवीज या पिक्चर्स या जो इमेजेस हैं वो हमें विजुअलाइज होती हैं। इस तरीके की इसने एक फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर की स्क्रीन लगाई, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ताकि हमें अगर जो ये रेज निकलेंगी इन फ्यूचर अगर, तो वो हमें डिटेक्ट हो सके। मैं एक बार से फिर से इसका बता रही हूँ, हमने क्या करा, ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ली, यहाँ दो इलेक्ट्रोड लगाए, दो इलेक्ट्रोड लगाने के बाद ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसे हाई वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, नियर अबाउट 10,000 वोल्ट। ये हमारा वैक्यूम पंप है, विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रेशर ऑफ नियर अबाउट 10⁻³ mm ऑफ Hg, मतलब इतना कम इसका प्रेशर है। हमने यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल स्क्रीन लगाया जिंक सल्फाइड का, ताकि अगर यहाँ से रेज जनरेट हो तो वो हमें डिटेक्ट हो सके। ये तो था कैथोड रे ट्यूब का सेटअप। और हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलेगा कि कैसे कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब में से जनरेट होती हैं। तो क्या हुआ बच्चों, जैसे ही थॉमसन ने ये सेटअप किया, जैसे ही किया, व्हाट ही ऑब्जर्व कि इस डायरेक्शन में से कुछ रेज बिल्कुल सीधी निकलती हुई नजर आई। कहां से निकली, नेगेटिव टर्मिनल से। व्हाट ही ऑब्जर्व कि some negative rays was coming from this side and going to this side। अब हमने क्या था, इस प्लेट को थोड़ा सा परफोरेटेड बनाया था, मतलब बीच बीच में से खाली जगह, नहीं तो हमें ये रेज यहाँ से जा नहीं पाएंगी और यहाँ आके टकराएंगी नहीं, तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसने क्या करा था, परफोरेटेड एनोड लिया था, थोड़े थोड़े बीच में होल्स प्रेजेंट थे। व्हाट ही सॉ, व्हाट ही ऑब्जर्व कि जो यहाँ से रेज है ये नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही हैं और पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। तो बच्चों, आप सबसे पहला आप ये मुझे बता सकते हो कि अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इट मींस दैट चार्ज इज हैविंग नेगेटिव ऑन हिम, और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आपने ये नेगेटिव टर्मिनल लिया था, ये पॉजिटिव, अगर नेगेटिव की तरफ से कुछ रेज पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, इट मींस पक्का जो ये यहाँ पर जो भी पार्टिकल है उसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। बाद में भी हमें पता चलेगा ये कैसे ये चार्ज आया, या कैसे ये चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मैं ये एक बार रब कर रही हूँ, आप एक बार इस डायग्राम को फटाफट देख लीजिए, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताती हूँ। ठीक है, अब आता है
एक्सपेरिमेंट किसने किया? जे थॉमसन ने। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ये जो हमारी इस तरफ से रेज निकली उसे नाम दिया गया कैथोड रेज। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? These rays carry negative charge. इन रेस पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। वो कैसे पता चला? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो आप लोग जानते हैं ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट वन इज they travel in a straight line. They travel in a straight line. ये जो रेस थी वो क्या थी? स्ट्रेट लाइन में गई। बेटा ऐसा कैसे पता चला? हमने यहाँ ये जो प्रेशर ऑफ गैस लो रखा, इसका रीजन क्या था? देखो बच्चों, यहाँ क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब नेचुरली वो मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ टकराएंगे, तो इसको जैसे ही टकराव होगा तो इसकी मोशन चेंज हो जाएगी। हमने ये पार्टिकल्स इसीलिए कम रखे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन जेईई मेंस, कि why the pressure inside the discharge tube is low, because ये जो पार्टिकल्स हैं ताकि ये इसके साथ ना कोलाइड करे और इसकी डायरेक्शन को चेंज ना करे, तो ऐसा क्या देखा गया कि ये रेस सीधी ट्रेवल कर रही है, ये जो परफोरेटेड प्लेट्स में से सीधी चली गई। So second conclusion is they travel in a straight line. Third, they possess kinetic energy. अब बच्चों आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद सब्सटेंस ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर को मूव कर रही हूँ तो धीरे धीरे आप देखेंगे मेरा हैंड भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज मूव कर रही है, तो मोशन की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये कैसे पता चला? हमने इसके रास्ते में, इस रेस के रास्ते में बहुत छोटे छोटे व्हील्स रखे। साइकिल का पहिया होता है ना, उसका बहुत छोटा सा वर्जन। ऐसा नहीं आप पूरा पहिया यहाँ रख दो, नहीं, इतना तो स्पेस ही नहीं है इसके अंदर। बहुत छोटे छोटे पैडल्स व्हील्स रखे, तो जैसे ही वो व्हील्स इससे टकराते थे वो भी मूव करने लग जाते थे। अब कोई चीज मूवमेंट कैसे करेगी? जब उसके ऊपर कोई फोर्स आएगा या उसको कोई धक्का देगा। धक्का कब देगा? इससे कौन सा फोर्स है? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। So third conclusion is that they possess kinetic energy. Fourth, they are made up of small particles. ये जितने भी हमारे कैथोड रेज ट्यूब के पार्टिकल्स थे, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए थे। They are made up of small particles. किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम यहाँ? कैथोड रेज की। किस किस डिस्कवरी देख रहे हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स की। कौन से होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी थी, they are deflected towards positive plate in इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों क्या हुआ? इसके बाहर इस डिस्चार्ज ट्यूब के या तो ऊपर नीचे या इसकी साइड्स में बहुत बड़ी बड़ी ऑपोजिट चार्जेस की प्लेट्स रखी गई, लाइक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बहुत बड़ी प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया, तो क्या देखा गया? ये जो रेज हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक गई, उनकी तरफ डिफ्लेक्ट कर गई। तो अगर ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है तो इट मींस ये भी हमें क्या कंक्लूड करता है कि दे आर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन देम, तभी ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज दे आल्सो शो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है ना, कि जब हमारा कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इससे भी हमें क्या पता चला? ये जो हमारा पार्टिकल था, जो भी था, अभी तक नाम नहीं दिया गया इसे, जो भी वो पार्टिकल था वो
उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके का चार्ज प्रेजेंट है। तो हर कंक्लूजन, हर पॉइंट से, हर प्रॉपर्टी से हमारा अलग अलग कंक्लूजन आ रहा है। एक बार आप ये देख लीजिए, possess charge, travel in a straight line, they possess kinetic energy, they are made up of small particles, they show deflection towards positive plate in electric field as well as in magnetic field. Next, they produce fluorescence. Next property is your seventh property is they produce फ्लोरेसेंस। बच्चों, जो आपकी टीवी की ट्यूब भी होती है वो भी कैथोड रे ट्यूब भी होती है, आपकी पिक्चर ट्यूब, जिसके कारण आपको कलर्ड इमेजेस नजर आती हैं। तो कलर्ड इमेजेस नजर आने का मतलब क्या है? डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ फ्लोरोसेंट मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं। जैसे यहाँ पर जब ये टकराव देखा गया तो यहाँ बहुत डार्क ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस हुई। तो इट मींस ये रेस क्या प्रोड्यूस करती हैं? फ्लोरेसेंस। सेकेंड, एट प्रॉपर्टी, दे आल्सो प्रोड्यूस एक्स रेज। जो आपका एक्सरे हम लोग कभी कराते हैं ना, कोई प्रॉब्लम हो तो क्या देखा गया? जब इस फास्ट मूविंग कैथोड रेस को हैवी मास, किसी हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई के ऊपर बम्बार्ड किया गया, डाला गया, तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? एक्स रेज। नेक्स्ट, इसके बाद इन सब कंक्लूजन से ये जो हमारे कैथोड रेस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। सो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? इट्स जे थॉमसन बाय डूइंग हिज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट तो अभी पूछ सकते हो, फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। Anyone of them kindly speak up. Is it clear or not? Yes, ma'am. Okay. So J.J. Thomson discovered the first fundamental particle, that is electron. अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों? हेलो मैम। हाँ जी मैम, एक बुक में प्रेशर 10⁻⁻² mmHg था, एग्जैक्टली क्या है? बच्चों, इट इज 10⁻⁻3। आपको कभी भी कोई भी एम्बिगिटी आती है, यू ऑलवेज हैव टू फॉलो एनसीईआरटी। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी बुक में कुछ भी हो, आपको हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो इट इज एग्जैक्ट 10⁻³ mm ऑफ Hg। ठीक है बच्चों, आपने किसी भी बुक से पढ़ा हो, अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत किसी नंबर का भी डाउट है तो आपको हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है हमारा जे थॉमसन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसके बाद चार्ज बाय मास निकाला, इस पे काम किया, जिसे हम आजकल E/m भी बोलते हैं। इसने क्या करा? चार्ज बाय मास जब निकाला, सो व्हाट ही फाउंड, charge by mass ratio comes out to be 1.4 इलेक्ट्रॉन बात कर रही हूं अभी मैं। 4 इलेक्ट्रॉन, it will be equal to 1.75 into 10⁻⁻11 चार्ज की यूनिट कूलम, मास की यूनिट केजी। क्या आया चार्ज बाय मास रेशो? 1.75 into 10⁻11 कूलम पर केजी। अब इसी तरीके से हमारा एक मिलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट भी है। मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने भी इस एक्सपेरिमेंट को किया था। उसने सिर्फ चार्ज पे काम किया, तो उसने चार्ज निकाला। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। और आज अब देखो बच्चों, इनमें डेली कुछ ना कुछ डिस्कवरीज होती रहती हैं। तो जो अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं, दैट विल 1.602। हम राउंड ऑफ करके इसको 1.6 ही लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। दैट कम्स आउट टू बी 10⁻⁻19। अब अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करूं तो मैं यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हूँ, दैट इज
कितना आ जाएगा वो आपका, जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे, यहाँ आप ये पुट करो और इसकी जगह पे ये ले आओ, 1.602 डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 10⁻11। जब इसको सॉल्व किया गया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये आपका यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। वैसे एग्जैक्ट ये है 9.108, एग्जैक्ट ये है, लेकिन हम वही कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए इसे क्या लिखते हैं, 9.11 इंटू 10⁻31। अब इसके बाद क्या हुआ, ये निकल गया हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, इस जे थॉमसन ने क्या करा, अब ये जो हमने गैस ली थी, इसने इस गैस को पहली बार चेंज करा, ये चेक करने के लिए कि ये जो हमारी रेज हैं क्या ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं। तो इसने पहले क्या चेंज करा, नेचर ऑफ गैस, डिफरेंट गैस के साथ ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया। फिर एक केस में उसने ये इलेक्ट्रोड्स चेंज करी, इलेक्ट्रोड्स भी चेंज करी। फिर कुछ जगहों पे उसने ये दोनों इकट्ठी चेंज करी, लेकिन इन रेस के नेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इन शॉर्ट, ये जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है, इसका E/m रेशियो, इसका मास, इसका चार्ज, everything is same, either changing the electrodes or nature of the gas। जो हमारा बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल सब में पाया गया वो क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ये बात हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन और नेचर ऑफ द electrodes। That's all about my first fundamental particle discovery, electron। अब क्या हुआ, उस टाइम पे कैथोड, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत कॉमन हो गया, जिसे देखो वो इसी पे ही काम कर रहा था। जैसे कोई चीज ट्रेंड में आ जाती है ना, बस सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसी तरीके से उस टाइम में भी साइंटिस्ट इसी के पीछे ही पड़ गए। तो क्या हुआ, नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुआ, दैट इज प्रोटॉन। मैं यहीं से इसमें से बता रही हूं। अब की बार सबसे पहले देखो, अभी भी आप गूगल करोगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें थॉमसन का नाम आएगा, लेकिन एक्चुअल डिस्कवरी वाज डन बाय E. गोल्डस्टेन। इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें करने में, इसके डिस्कवरी में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप गूगल करोगे या कुछ बुक्स में आज भी थॉमसन का नाम दिया जाता है। अब इसने क्या करा, इसने दो चीजों का चेंज किया। एक तो इस बार इसने पर फ्लोरोसेंट मटेरियल इस तरफ लिया, मैं यहीं से बता रही हूं। दूसरा ये पूरी ली, और प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इसने कम लिया, मतलब ज्यादा लिया, 10⁻⁻1 mm। ये बात ध्यान रखना, इसमें दो चेंजेस थे। एक तो डिस्चार्ज ट्यूब का इसने प्रेशर बना दिया, और इस बार इसने परफोरेटेड कैथोड लिया एनोड की बजाय, मतलब नेगेटिव टर्मिनल, ये बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। याद रखना दो चेंजेस हैं, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स पास है, ठीक है, उसमें दूर दूर थे। अब वही एक्सपेरिमेंट से सब कुछ, वोल्टेज वगैरह सब कुछ वही, बस प्रेशर ज्यादा था और ये परफोरेटेड कैथोड ट्यूब थी। अब फिर से जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया वही कंडीशंस में, तो देखा गया इस बार जो हमारे कुछ मटेरियल हैं, जो यार रेज हैं, वो इधर टकराती हुई नजर आ रही है। बच्चों होता क्या है, देखो इस हाई वोल्टेज का क्या मतलब है, ये दो हमारी मेटल इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। अब मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही आपने इसको बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज दी, इसका इलेक्ट्रॉन कुचक बाहर आ गया, ये जाके इससे टकराएगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकला। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, और ये जो हमारा पॉजिटिव प्लेट था, नेगेटिव चार्ज को बहुत जल्दी अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि ये आपने जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा दे रखा है। तो अब क्या होगा इस केस में, देखो ये हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया,
किसी भी एटम में नेट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेम होता है। आप नाइन्थ में जे थॉमसन मॉडल पढ़ के आए हो ना, नेट नेगेटिव चार्ज इनसाइड द एटम इज सेम, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज सेम। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था जो कि गैस आयंस है, वो इस तरफ गए। इन्हीं गैस आयंस को हमने क्या कहा? ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा क्या है? कैनाल रेज। अभी भी हमने इन्हें प्रोटॉन का नाम नहीं दिया उस टाइम तक। इन्हें हमने क्या कहा गया? कैनाल रेज और एनोड रेज। ध्यान रखना, these are not made up of proton, these are positive gas ions। कैसे निकले? ये जो हमारी गैस है, कोई भी गैस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन सेम वही आपके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से वो इस तरफ जाएंगे और यही हमारे गैस आयंस क्या होंगे? एनोड रेज। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन गैस के साथ किया गया, हाइड्रोजन गैस जब यहाँ ली गई तो उसमें से एक ही आपका क्या ना, मतलब एक जो निकला, जो भी रेज निकली उनके ऊपर +1 यूनिट चार्ज था और उन्हीं को बाद में नाम दिया गया प्रोटॉन। अब इसी तरीके से इसका भी E/m निकाला गया, तो बाकी सब कुछ सेम है। इसका जो मास होता है दैट विल बी इक्वल टू 1.7 इंटू, मैं एक मिनट आपको एग्जैक्ट बताती हूँ, पहले मैं एक बार दूसरा पॉइंट बता दूं। जब हम इस गैस को लेते हैं, अगर अब आप ये देखिए ये गैस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे गैस चेंज करूंगी तो मेरे रिजल्ट्स भी क्या होंगे? चेंज। अगर मैं इलेक्ट्रोड चेंज करूंगी तो मेरे रिजल्ट्स क्या होंगे? चेंज। लेकिन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में इसके रिजल्ट चेंज नहीं हुए थे। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है, बस दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, दे आल्सो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। वही जो मैंने आपको उसकी डिस्कवरीज, जो उसकी डिटेल्स दी हैं। लेकिन इसका जो मास होता है दैट विल बी इक्वल टू 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg। अब बच्चों ये जो है, इसका जो E/m रेशियो है वह डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन। क्योंकि आपने अगर देखो हाइड्रोजन की जगह मान लो कोई और हैवी गैस ली तो प्रोटॉन का फर्क आ जाएगा, उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, तो उसका चेंज आ जाएगा, तो हमारे रिजल्ट्स क्या करेंगे? वेरी करेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इसमें ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे भी। अब लास्ट हमारा जो एलिमेंट था वो था न्यूट्रॉन, दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बच्चों क्या हुआ? मोज़ले नाम का एक साइंटिस्ट था, 1913 में उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। तो अब क्या होता है बच्चों? द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस वाज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। आप जानते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज है। तो उसने क्या करा? इसी पॉजिटिव चार्ज को नाम दिया एटॉमिक नंबर का। लेकिन अब जब उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे, अलग अलग एटम्स के साथ करा, तो व्हाट ही फाउंड, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम के साथ कोई और भी ऐसा पार्टिकल है जो उसके मास को बराबर करेगा, जिसके खुद के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसका 100% मास जरूर है, which contributes to the total mass of an atom। जो टोटल मास ऑफ एन एटम को कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन उसके खुद के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसको देखो, काम शुरू किया था मोज़ले ने, पर इसको डिस्कवर किया था चैडविक।
उसने क्या तीसरे फंडामेंटल पार्टिकल को नाम दिया था, दैट वाज न्यूट्रॉन। तो हमारे कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वैसे बच्चों इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो आप हायर स्टडीज में पढ़े हो। तो इन शॉर्ट मैं आपको एक टेबल बना के बता देती हूँ, हमारा पार्टिकल कौन कौन से हैं, उसका डिस्कवरर, उसका चार्ज और उसका मास। फर्स्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, उसका डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन। चार्ज हम उस पर जनरली -1 लिख लेते हैं, वैसे वही आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास इसका 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। सेकेंड वॉज प्रोटोन, that was discovered by E. Goldstein. It is having charge +1 and mass 1 kg. Chadwick, charge 0. Excuse me. Any problem in the topic? पढ़ना है क्योंकि कई बार बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है।